आज के व्याख्यान में हम जल संसाधन पर चर्चा कर रहे हैं। जल ही जीवन है, ये हम लोगों ने सुना है। प्रकृति में जल एक महत्वपूर्ण पर्यावरण की देन है, जिस पर मानव, पशु और वनस्पति निर्भर है। यदि जल नहीं हो तो प्रकृति जो है निर्जन हो जाएगी, यहाँ न जीव होंगे न वनस्पति होगी। तो जल मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल को भी जो है संसाधन कहा गया है, रिसोर्स कहा गया है। कोई भी वस्तु जो मानव के लिए प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, जो मानव के उपयोग में आती है या आने की संभावना हो, उसे संसाधन कहा गया है। यानी संसाधन से तात्पर्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं, तत्व एवं पदार्थ जो मानव के जीवन के लिए उपयोगी हैं या भावी उपयोग में आने की संभावना हो, उसे संसाधन की श्रेणी में लिया जाता है। जल को भी संसाधन माना गया है, क्योंकि जल मानव के लिए अति उपयोगी है। और ऐसा कुछ स्रोत हैं जल के जो वर्तमान में यदि उपयोग में नहीं आ रहे तो भावी जो है उपयोग में आने की उनकी संभावना है। जैसे हिमखंड जो जल के हैं वो वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहे, लेकिन उनका भावी उपयोग की संभावना है। आइसबर्ग के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पहाड़ों की ऊपरी चोटियों पर जमा हुआ जल जो है हिमखंड के रूप में है, वो अभी या ऐसे निर्जन क्षेत्रों में जल है जो जहाँ तक मानव अभी नहीं पहुँच पाया है, उसका उपयोग भविष्य में संभव है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जल या पानी जिसका उपयोग मानव कर रहा है वो मानव के लिए महत्वपूर्ण है। जल संसाधन की पृथ्वी पर क्या स्थिति है? पृथ्वी पर को ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिस पर अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी पर ही जल उपलब्ध है। पृथ्वी के 70.87% यानी 71% भूभाग पर जल का फैलाव है, जल का भराव है। केवल 21% भाग ही ऐसा है जो स्थल है और 29% भाग स्थल है और 71% भाग जो है जल है। अतः उसे जल गोलार्ध कहा गया, और जहाँ स्थल है उसे स्थल गोलार्ध के रूप में हम परिभाषित करते हैं। धरातल पर 71% जल की उपलब्धता है, जो महासागरों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में हिम स्रोत के रूप में भरा हुआ है। हमारे पास जो जल संसाधन उपलब्ध है उसमें 97.39% जो है महासागरों में भरा हुआ है, और जो है खारा जल, जो लवणीय जल है महासागरों में खारे पानी के रूप में उपलब्ध है। केवल 2.61% जो जल का भाग है वो शुद्ध जल है, पेयजल, मीठा जल है, 2.61%। उसमें हम देखते हैं 2.01% जल जो है हिम के रूप में जमा हुआ है धरातल पर, हिम टोपियों के रूप में, हिम चादर के रूप में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो 6000 मीटर से ऊंचे पर्वत है, या उच्च अक्षांशों में जो पर्वतीय क्षेत्र जैसे अपैलेशियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत, ऐसे पर्वतीय भूभाग जो 70 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में है, उन क्षेत्रों में जो है हिमखंड के रूप में पानी जमा हुआ है, हिम के रूप में। 0.58% जल भूजल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में धरातल के अंदर है। मिट्टी में नमी के रूप में भी जल की मात्रा उपलब्ध है। धरातल पर झीलों और नदियों में जो है 0.02% जल हमारा उपलब्ध है।
वायुमंडल में आर्द्रता के रूप में, नमी के रूप में 0.001% जल जो है विद्यमान है वायुमंडल में। तो हम देखते हैं कि धरातल पर हमारे पास जो है जल राशि जो उपलब्ध है वो अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग रूपों में हमें उपलब्ध है। उसकी सबसे अधिक मात्रा जो है खारे पानी के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। जल संसाधन को अक्षत प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना गया है। अक्षय संसाधन वह संसाधन जिसे बार बार उपयोग किया जा सकता है, ऐसे संसाधनों को अक्षत या अक्षय संसाधन कहा जाता है, क्योंकि इन संसाधनों का जो है प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण या प्रतिस्थापित निरंतर हो जाते हैं। जल भी एक ऐसा संसाधन है जो अक्षय संसाधन है, इसकी पूर्ति निरंतर होती रहती है। महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों से जल वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है और पुनः बादल बनकर वर्षा के रूप में पुनः धरातल को प्राप्त होता है और प्रवाहित होकर पुनः जो है महासागरों में चला जाता है। इस तरह से जलीय चक्र के द्वारा जो है जल में पुनः प्राप्त होता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जल जो है अक्षत प्राकृतिक संसाधन है, ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है और उसका जो है पुनर्स्थापना या प्रतिस्थापना जो है हम पुनः कर सकते हैं। जल संसाधन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जल संसाधन को मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: सतही जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन और इसको एक सामूहिक नाम जो है धरातलीय जल संसाधन के रूप में भी हम विभक्त कर सकते हैं। सतही जल संसाधन धरातल की जो सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर जो उपलब्ध जल स्रोत हैं, नदियाँ, तालाब, झीलें, इन सभी को जो है सतही जल संसाधन के स्रोत संसाधन कहा गया है। नदियों, तालाबों, झीलों और महासागरों से जो जल भूमि की दरारों, गर्तों और छिद्रों में जो समाहित हो जाता है, भूमि के गर्भ में चला जाता है, उस जल संसाधन को भूमिगत जल संसाधन कहा गया। तीसरा जो है महासागरों में भरे हुए पानी को या जल को महासागरीय जल संसाधन भी कहते हैं। स्वाद के अनुसार या पानी की जो रासायनिक बनावट है, रासायनिक गुण है, उसके आधार पर जल को हम 2 दृष्टिकोण से बांट सकते हैं: लवणीय जल संसाधन, अलवणीय जल संसाधन। लवणीय जल संसाधन में लवणों की मात्रा अधिक होने के कारण से पानी खारा होता है और अधिकांशतः ये जल संसाधन जो है महासागरों का जल जो है खारा जल है, वो लवणीय जल संसाधन है। धरातल पर भी कुछ भूभागों में जहाँ लवणों की मात्रा अधिक है, जैसे राजस्थान के कुछ जिले डिडवाना, सांभर, पंचपत्रा, रेवा, रेवासा, पलोदी, पोखरण के आसपास की जो जिले हैं वो खारे पानी की जिले हैं। साथ ही उन क्षेत्रों में जो भूमिगत जल है वो भी लवणों की मात्रा की अधिकता के कारण से खारा जल है। लेकिन ये धरातल पर कमी इस जगह पर जहाँ पाया जाता है खारा, अधिकांश महासागरों के अंदर जो है लवणीय जल। अलवणीय जल यानी मीठा जल, ये नदियों में, तालाबों में, झीलों में, धरातल पर बर्फ के रूप में, हिम के रूप में जो हिम चादर है, हिम टोपियाँ हैं, उन भूभागों में जो जल है, मीठा जल है, जिसको शुद्ध जल भी कहा जाता है, ये जल जो है अलवणीय जल संसाधन कहलाता है। इस तरह से हम जल संसाधन को अलग अलग
एक वर्ग के रूप में विभाजित कर सकते हैं, सतही जल, भूमिगत जल, महासागरीय जल, और दूसरा वर्ग जो है लवणीय जल और अलवणीय जल के रूप में जो है जल संसाधन को विभाजित कर सकते हैं। जल संसाधन के स्रोत हमने अभी देखा है, जल संसाधन के अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। पृथ्वी पर जल के जो स्रोत हैं, जल संसाधन के जो स्रोत हैं, सतही जल या धरातलीय जल के जो स्रोत हैं, उनमें सबसे प्रमुख नदियाँ जो दो प्रकार की हैं। कुछ ऐसी नदियाँ जो सदावाहिनी नदियाँ, कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो ग्रीष्मकाल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, शेष महीनों में सूखी हो जाती है। हजारों की संख्या में जो नदियां हैं विश्व में, वो जल संसाधन के स्रोत के रूप में उपयोग की जाती है। भारत में गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु, सतलज की सहायक नदियाँ, ये जो नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ, वो जल संसाधन के स्रोत के रूप में उपयोग में आ रही है। धरातल पर झीलें जो है, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की झीलें भी जल संसाधन के स्रोत के रूप में मानी जाती है। विश्व में हम देखते हैं कि यूएसए में जो 5 बड़ी झीलें हैं, वो सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ह्यूरन, ये जो झीलें हैं। साथ ही विश्व में अनेक मीठे पानी की झीलें हैं। साथ ही जो मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ खारे पानी की झीलें भी जो है जल संसाधन के स्रोत के रूप में। तालाब, प्राकृतिक तालाब भी हो सकता है, कृत्रिम मानव निर्मित तालाब भी हो सकता है, दोनों ही है जो है जल संसाधन के स्रोत माने जाते हैं। कुंड, प्राकृतिक कुंड या मानव के द्वारा निर्मित जो कुंड है, गर्म पानी के स्रोत, ठंडे पानी के स्रोत, कुंड, झरने, ये जो है प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से जो निर्मित है, वो जल संसाधन के स्रोत माने गए। आर्द्र भूमि, कुछ ऐसी भूमि क्षेत्र है जहाँ पानी की मात्रा अधिक है और वहाँ की जो भूमि है वो आर्द्रता लिए हुए होती है, वो आर्द्र भूमि क्षेत्र भी जो है जल संसाधन की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत। शुष्क पड़े हुए जल स्रोत, वर्षा काल में जो भूभाग जल से भर जाता है, जिस क्षेत्र में पानी का भराव हो जाता है, लेकिन जब वर्षा काल चला जाता है तो वो पानी सूख जाता है। उस क्षेत्र में जो है जल स्रोत सूख जाता है, तो जो सूखे जल स्रोत है वो भी पानी के प्राप्ति या जल की प्राप्ति के स्रोत हैं। वर्षा का जल इन सबको जल की पूर्ति करने वाला स्रोत है। वर्षा के द्वारा जो प्राप्त जल है, उन्हीं से ही सबको जल प्राप्त होता है। वर्षा का जल भी जल संसाधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत। हमने कहा है कि 97% जो पानी है वो खारा पानी है। वो खारा पानी महासागरों और खाड़ियों में भरा हुआ है, तो ये भी जो है हमारे जल का एक प्रमुख स्रोत है। इस तरह से हम देखते हैं कि धरातल पर हमारे ये जो प्रमुख स्रोत हैं जिनसे हम जल की प्राप्ति करते हैं, जल को मानव उपयोग में लेता है और उस उपयोग के कारण ही उसको जो है जल संसाधन कहा गया है। जल संसाधन का जो महत्व है वो सामने दिखाए गए कार्यों से स्पष्ट है। संसार में सिंचाई में जो है 70% जल का उपयोग किया जाता है। उद्योग या औद्योगिक जो कार्य है उनमें प्राप्त जल का 23% जो शुद्ध पेयजल के रूप में या मीठा पानी है उसका 23% उपयोग उद्योग में किया जाता है। घरेलू तथा अन्य कार्यों में 7% जल का जो है उपयोग किया जाता है। सिंचाई, उद्योग और घरेलू कार्यों में मिलाकर जो हम जो देखते हैं कि इस जल का अधिकांश उपयोग किया जाता है। साथ ही जल का उपयोग मानव और पशुओं के द्वारा जो है पेयजल के रूप में पीने के लिए काम में लिया जाता है। मानव और पशुओं के जीवन के लिए जल की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। पेयजल के रूप में जो है शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है।
कृषि में सिंचाई, कृषि जो सिंचाई के लिए जो है कृषि में कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही कृषि से संबंधित जो अन्य कार्य हैं उनमें भी जल की अधिक मात्रा की अधिकता उपयोग की जाती है। जैसे फसलों से जो प्राप्त उत्पाद है उनको धोने के लिए, साफ करने के लिए कृषि में जो है जल का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन में जल संसाधन का उपयोग किया जाता है। विश्व में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण साधन जल विद्युत है और उस जल विद्युत का आधार जो है जल है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। मत्स्य उत्पादन, महासागरों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में मछली पालन का कार्य, मत्स्य पालन का कार्य जो है जल के कारण ही संभव है। अतः जल संसाधन का महत्व मत्स्य पालन में भी काम में आता है। पर्यटन एवं सांस्कृतिक, नदियाँ, तालाब, झीलें जो है पर्यटन के लिए आधारभूत सुविधा प्रदान करते हैं और मानव जो है इन स्थानों पर भ्रमण करता है। पर्यटन का कार्य, सांस्कृतिक कार्यों में भी जल स्रोतों का उपयोग किया जाता है। तालाबों का, नदियों का और झीलों को जो है भारत में और विश्व में जो है उनका सांस्कृतिक महत्व है। मानव अपनी सांस्कृतिक क्रियाओं में भी इनका उपयोग करता है। जैसे गंगा को जो है हम पवित्र नदी मानते हैं। पुष्कर जो पुष्कर अजमेर के पास में पुष्कर, उसको झील को हम पवित्र झील के रूप में तर्पण के कार्यों में काम में लेते हैं। इस तरह से सांस्कृतिक कार्यों में भी जो है इसका नौ परिवहन या परिवहन के रूप में महासागरीय परिवहन, आंतरिक परिवहन जिनमें नदियाँ और नहरों में जो आंतरिक भूभागों में परिवहन होता है, गंगा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, ऐसी नदियाँ हैं, अमेजन नदी, जिनमें छोटे बड़े जहाज चलाए जाते हैं परिवहन का। महासागरीय परिवहन तो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। उसका जो जल एक महत्वपूर्ण कारक है और उसी जल के कारण से संभव। इस तरह से हम देखते हैं कि मानव के लिए जल अधिक महत्वपूर्ण है। इन सभी कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है और उसके कारण से जल एक संसाधन के रूप में मानव जीवन के लिए आरामदायक सुविधा प्रदान करने वाला, उसके जीवन को जीवित रखने के लिए एक आधार स्तंभ है। क्योंकि यदि जल नहीं होगा, पेयजल नहीं मिलेगा तो व्यक्ति का जो है जीवन संकट में पड़ सकता है। पशु, वनस्पति और जीव जंतुओं का संकट में जीवन आ सकता है। जल संसाधन की गुणवत्ता में कमी होने लगी, उसका ह्रास होने लगा। प्रकृति में उपलब्ध जल का उपयोग मानव अपने हितों के लिए कर रहा है। सिंचाई में, कृषि में, उद्योगों में, पेयजल के रूप में, परिवहन के कार्य में, ऊर्जा के उत्पादन में जल का अनेकों कार्यों में उपयोग में आ रहा है। जल की गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता, कि जल कितना शुद्ध है। सबसे अधिक शुद्ध जल जो है वर्षा से प्राप्त जल को माना गया है, जो प्रथम रूप से हमें प्राप्त होता है, शुद्ध जल होता है। जल में अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल को जो है हम शुद्ध जल की श्रेणी में लेते हैं। जब वर्षा से जल प्राप्त होता है, वो प्रवाहित होता है, तो उसमें अनेक जैविक और अजैविक पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं। जल की गुणवत्ता में धीरे धीरे ह्रास होने लगता है, उसका खारापन बढ़ता है। उसमें अनेक जैविक और अजैविक पदार्थ, जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं। अजैविक पदार्थ में अनेक नाइट्रोजनी, कैल्शियम और दूसरे जो गंधकीय पदार्थ या अन्य अनेक तरह के मिनरल्स, मिट्टी जो जल में घुलनशील हो जाती है या उसमें प्रवाहित होने लगती है, जिससे जल का जो है गुणवत्ता में कमी होने लगती है। जल की गुणवत्ता को कम करने में कूड़ा करकट का योगदान भी जो महत्वपूर्ण योगदान है,
कूड़ा करकट दो तरह का है, एक मानव के द्वारा फैलाया गया कूड़ा करकट, दूसरा प्रकृति में जो वनस्पति है, जीव जंतु है, उनके द्वारा जो कूड़ा करकट डाला जाता है वो भी जल में प्रवाहित होकर जल की गुणवत्ता में ह्रास करता है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है औद्योगिक अपशिष्ट। मानव ने धीरे धीरे उन्नति के साथ, तकनीकी उन्नति के साथ साथ अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना की है। उन उद्योगों से जो दो प्रकार का जल में गुणवत्ता होती है, में ह्रास होती है। पहला, उसमें अनेक रासायनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ और ऐसे पदार्थ जल में प्रवाहित किए जाते हैं जो जल की शुद्धता को कमी कर देते हैं। दूसरा, जल की जो तापमान को भी जो वृद्धि कर देते हैं, जैसे सूती कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग, ऐसे उद्योग, प्रत्येक उद्योग में जल का उपयोग किया जाता है। जल में अनेक रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से जल खराब हो जाता है। उस जल को जो है जलीय स्रोतों में प्रवाहित करने से जल संसाधन की गुणवत्ता में कमी होने, नगरों के किनारे या नगरों के आसपास जो झीलें हैं, तालाब है, नदियां हैं, उन नदियों में जो है नगरों का जो मलबा है, अपशिष्ट है, वो प्रवाहित किया जाता है नालों के द्वारा। गंगा नदी में जो है कानपुर, वाराणसी और उसके जो तटवर्ती बड़े बड़े नगर हैं, उनका जो मलबा प्रवाहित होता है, जिससे गंगा धीरे धीरे प्रदूषित होने लगी। और हमें जो है गंगा को शुद्ध करने के लिए कई प्रोजेक्ट का निर्माण करना पड़ा है। कई नदियाँ ऐसी हैं विश्व में जो प्रदूषण के चरम स्तर को प्राप्त कर, लूनी नदी जो है बालोतरा और पाली के आसपास सूती कपड़ा इकाइयों के कारण से प्रदूषित हो गई है। तो नगरीय मलबा जो है उसको भी कृषि में प्रयुक्त पदार्थ, कृषि में दो तरह के पदार्थ है, एक रासायनिक खाद प्रयुक्त होता है, दूसरा कीटनाशक पदार्थ, और तीसरा जो है कई प्रकार के ऐसे कृमिनाशक चीज़ें भी जो उपयोग में ली जाती है, जो बरसात के पानी जब कृषि में उपयोग किया, जब वर्षा होती है और सिंचाई के साधन जब की जाती है तो वो पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं या पानी में मिल जाते हैं, उसके कारण वो प्रवाहित होकर जल स्रोतों में पहुंचते हैं और जल की गुणवत्ता में कमी कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जल संसाधन जो मानव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसके अनेक उपयोग हमने पढ़े, लेकिन मानव की अधिकता या जो मानव का जल के प्रति असंवेदनशील दृष्टिकोण होने से धीरे धीरे वो जल जो है शुद्धता को खोने लगा है, उसकी गुणवत्ता में कमी होने लगी है। और उस गुणवत्ता की कमी के कारण से जल जो है, जल की जो है रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में हानिकारक परिवर्तन आने लगे, जिसके कारण से मानव जीवन, वनस्पति और पशु तीनों को जो है जीवन को खतरा होने लगा है। इसके जल की गुणवत्ता में जो परिवर्तन है, रासायनिक, भौतिक और जैविक जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों के कारण से जल जो है प्रदूषित होने लगा, जिसे हम जल की गुणवत्ता में कमी आने के कारण से जल को जो है प्रदूषित जल, या इसको एक नाम देते हैं जल प्रदूषण के रूप में हमारे सामने उभर के बहुत बड़ी समस्या आई है। जल प्रदूषण का जो है बड़ा स्वरूप हमारे सामने उभर के है। जल प्रदूषण के कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे सामने उभर के आ रही हैं। मानव हैजा, टाइफाइड, पेचिस, अतिसार, पेट की जो बीमारियां हैं वो इसमें निकल के आ रही है। इसके कारण से बैक्टीरिया जनित और वायरस जनित और कृमि जनित जो बीमारियां हैं वो प्रोटोजोआ के कारण से, जो नारू रोग है, मियादी बुखार है, वो सारे जल प्रदूषण के कारण से मानव को के जीवन में को खतरा बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि जल की गुणवत्ता में ह्रास, सीसा, नाइट्रोजन या फ्लोराइड या और जो पदार्थ है उनके कीटनाशकों के जल में मिलने के कारण से जल प्रदूषित होता है। उस प्रदूषित जल के पीने से कई ऐसी बीमारियां, जो कैंसर है, आजकल देखने में आता है कि आदमी को कैंसर हो गया, क्लोरोसिस
सिलिकोसिस की बीमारी है, इस तरह की बीमारियां भी जल की गुणवत्ता के ह्रास के कारण से हमारे उभर के आ रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि जल संसाधन जो है मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें पर्याप्त रूप से जल की प्राप्ति भी है। 97% जल जो है खारा है और 3% जल जो लगभग मीठा पानी है, और उसमें से भी हम केवल 10% पानी का ही उपयोग जो है मानव अपने लिए कर पा रहा है। लेकिन जो 10% है उस जल में भी धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता में ह्रास होने जा रहा है। इतने अधिक पानी होने पर भी हम देखते हैं कि कई क्षेत्रों में पेयजल संकट, सूखा, बाढ़ और अनेक जल से संबंधित जो समस्याएं हमारे सामने निकल के आ रही है, उन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए जल संसाधन से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमें जल संसाधनों के संरक्षण की ओर बढ़ना पड़ेगा, जल संसाधन प्रबंधन की ओर बढ़ना पड़ेगा। तभी हम जो हमारे को मिला है एक अमूल्य उपहार जल के रूप में, उस जल को हम बचा पाएंगे। और आगे आने वाले, हम कह रहे हैं कि ये अक्षय संसाधन है, लेकिन ये जो अक्षय संसाधन है वो जल प्रदूषण के कारण से और उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में ह्रास के कारण से वो जल संसाधन मानव जीवन के लिए बाधक हानिकारक हो रहा है, और ये जो अमूल्य जल संसाधन वो हमारे लिए धीरे धीरे घातक हो रहा है। तो हम लोगों को जो है जल संसाधन के संरक्षण की ओर बल देना पड़ेगा, इसके मैनेजमेंट की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अगले व्याख्यान में हम जल संरक्षण और जल प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।